So, students, welcome you all to the very first episode of this master series. तो आज के सबसे पहले एपिसोड के अंदर हम एक बेहतरीन से सवाल पे बात करते हैं। इस सवाल के अंदर हमारे पास दो ब्लॉक्स गिवन हैं, ए और ए बी। ए की मास 5 kg और बी की मास 10 kg। और गौर करने की बात यह है कि इस क्वेश्चन के अंदर दोनों ब्लॉक्स को हमने एक ही रस्सी से, ध्यान दें, यहाँ पर कायदे से एक ही रस्सी है जिसको कि हमने पुलिस के थ्रू घुमा करके कुछ इस तरीके से दोनों ब्लॉक्स को आपस में बांध रखा है, कनेक्ट कर रखा है, राइट। तो अपनी बात यह आ गई कि यदि आप ए को फोर्स लगा के पुल करोगे आगे की ओर, तो निश्चित रूप से बी भी इस रस्सी से बंधे होने की वजह से बी भी आगे की ओर खिसकेगी, राइट। अब सवाल में यह पूछा गया है कि यदि ए पर हमने एक फोर्स लगा रखा है, लेट्स से 20 न्यूटन, तो बताओ ब्लॉक्स की एक्सीलरेशन क्या होगी? ब्लॉक्स की एक्सीलरेशन क्या होगी? Alright, so the question is find out the acceleration of the blocks during the subsequent motion. During the subsequent motion, शॉर्ट में हमने एक ही लाइन में इस सवाल को लिख लिया। नीचे जो सरफेस है बिल्कुल स्मूथ है, कहीं पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं गिवन है। ऑलराइट, तो अब सवाल ये उठता है कि इस सवाल को सॉल्व कैसे करें। यूजुअली हम लोग क्या करते हैं कि भाई दो ब्लॉक्स हैं, दोनों की एक्सीलरेशन ए मान लेते हैं और दोनों की फ्री बॉडी डायग्राम्स बना लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम्स बना लेते हैं और दोनों पे न्यूटन सेकंड लॉ लगा करके इक्वेशन वगैरह लिख करके हम आंसर निकाल लेते हैं। ऑलराइट, लेकिन सवाल को पढ़ते ही आपके दिमाग में, सवाल को देखते ही आपके दिमाग में एक चीज आ जानी चाहिए कि इस सवाल के अंदर दोनों ब्लॉक्स की एक्सीलरेशन सेम नहीं होगी। दोनों ब्लॉक्स की एक्सीलरेशन सेम नहीं होगी। काहे? क्योंकि ध्यान से देखें, यहां पर जो पुलिस है वो मूविंग हालत में है। द पुलिस आर मूविंग ड्यूरिंग दिस मोशन। इस चीज को देखते ही जहां कहीं पर भी आप क्वेश्चन के अंदर मूविंग पुलिस, ट्रांसलेटिंग पुलिस, रोटेटिंग नहीं, ट्रांसलेटिंग पुलिस को देख लोगे, तुरंत आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए कि माजरा कुछ और है, मामला कुछ और है। यहां पर शायद हमें कंस्ट्रेंट लगाना पड़ जाए। क्या लगाना पड़ जाए? कंस्ट्रेंट लगाना पड़ जाए। यस, हमें वाकई यहां पर कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट लगाना पड़ेगा, हमें कंस्ट्रेंट रिलेशन अप्लाई करना ही पड़ेगा। तो आपके दिमाग में कब ये बात आ जानी चाहिए? जब भी आप ये देख लोगे सवाल के अंदर कि देयर आर सर्टेन नंबर ऑफ मूविंग पुलिस, एक है, दो है, तीन है। अगर पुलिस मूव कर रही है तो निश्चित रूप से आपको उस सवाल के अंदर स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का कंसेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। ऑलराइट, हालांकि आप सबने कंस्ट्रेंट मोशन तो खूब पढ़ा होगा, कंस्ट्रेंट मोशन तो खूब पढ़ा होगा, लेकिन आपने कभी ये सोचा है कि कंस्ट्रेंट मोशन हम पढ़ते क्यों हैं? जरूरत क्या है कंस्ट्रेंट मोशन पढ़ने की? एग्जैक्टली ये सवाल सीधे सीधे आपको उस कंस्ट्रेंट मोशन की यूसेज बता रही है। कैसे? देखो, नॉर्मली क्या होता है, अगर हमारे पास इस तरीके से दो ब्लॉक्स है बेटा, सिर्फ दो ब्लॉक्स हैं, एक रस्सी से बिल्कुल स्ट्रेट वे जुड़े हुए हैं, और यदि आप यहां पर पे, यहां ए ब्लॉक पे आगे एक फोर्स लगाते हो, दोनों ब्लॉक्स आगे की ओर खींचती हैं, इस केस में देयर इज नो मूविंग पुली, इस केस में देयर इज नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, कोई टेंशन लेने का नहीं। क्यों? क्योंकि इस केस में दोनों ब्लॉक्स की एक्सीलरेशन बिल्कुल सेम होनी है, बिल्कुल सेम होनी है। ऑलराइट, लेकिन इस सवाल के अंदर साफ दिख रहा है कि जो पुलिस है वो मूविंग है, नंबर वन। नंबर टू, जो रस्सी है वो कुछ इस तरीके से घूमी हुई है। इन दोनों चीजों को देखते ही आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि दोनों की एक्सीलरेशन सेम नहीं होगी, जो यूजुअली होती है। अब अगर एक्सीलरेशन सेम नहीं होगी, आपको मानना पड़ेगा एक की एक्सीलरेशन a1 लेट्स से, और दूसरे की एक्सीलरेशन a2। और ध्यान देना, a1 a2 कहते ही, ध्यान देना, a1 a2 कहते ही क्वेश्चन के अंदर अननोन्स की संख्या बढ़ गई। पहले a था, एक ही अननोन था एक्सलेशन के टर्म्स में अगर हम देखें, या फिर हम इस तरीके से अगर देखें ओवरऑल क्वेश्चन के अंदर अगर हम देखें, एक अननोन यहां पर है
रस्सी में जो टेंशन, और दूसरा अननोन यहाँ हुआ करता था ये एक्सलेशन ए, यानी कि दो अननोन। तो दो इक्वेशन से जाहिर सी बात है दो इक्वेशन से बात बन जाती है, लेकिन लेकिन यहाँ पर जो अननोन्स की संख्या है वो कितनी है? दो नहीं, तीन है। कैसे? एक तो ये टेंशन है बेटा टी, दूसरा अननोन A1 और तीसरा अननोन ये A2। और जाहिर सी बात है अगर अननोन की संख्या बढ़ रही है तो उन्हें सॉल्व करने के लिए रिक्वायर्ड इक्वेशन की भी संख्या ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। ऑलराइट, यानी कि क्योंकि यहाँ पर तीन अननोन्स है तो जाहिर सी बात है हमें कितने इक्वेशंस चाहिए? तीन इक्वेशंस। पहले क्या हुआ करता था, एक इक्वेशन ए पर लगा देते थे, दूसरा इक्वेशन बी पर लगा देते थे, न्यूटन्स लॉ का। दो इक्वेशन दोनों सॉल्व कर लेते थे, आराम से आंसर आ जाता। लेकिन अब की बार बेटा हमारे पास अननोन्स तीन आ गए तो एक एक्स्ट्रा इक्वेशन चाहिए, और वो एक्स्ट्रा इक्वेशन कहां से आएगा? यस, वही कंस्टेंट रिलेशन जो आप पढ़ा करते हो। ऑलराइट, तो हमें कंसेप्ट पढ़ने के साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए बखूबी कि उन कंसेप्ट को हम क्यों पढ़ रहे हैं, नंबर वन, और उन कंसेप्ट को हमें कहां पर अप्लाई करना है। तभी आप यथा समय आप उन कंसेप्ट्स का यूज कर पाओगे, और तभी शायद उन सारे कंसेप्ट्स को पढ़ने का पूरा पूरा लाभ हम उठा पाएंगे, है ना जी। तो एग्जाम के अंदर हम ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि सवाल पूछने वाले, एग्जाम के अंदर सवाल पूछने वाले सीधे सीधे हमसे पूछेंगे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन A1 एंड A2 ना। वो आपसे घुमा करके इस तरीके से सवाल के अंदर पूछेंगे फाइंड आउट द एक्सेलेरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। ऑलराइट, तो अपने आप वहां पर वो बच्चे छन के अलग हो जाएंगे जिन बच्चों को कंस्टेंट मोशन का कंसेप्ट ही नहीं, कंस्टेंट मोशन की एप्लीकेशन भी, यूसेज भी पता है। ऑलराइट चलो, तो जब इतना पता चल चुका है तो क्यों ना लगे हाथों हम कंस्टेंट मोशन को अच्छी तरीके से एक बार सीख ही लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं कंस्टेंट मोशन पे। ऑलराइट, तो कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर बेटा सबसे पहले हम ये समझना होगा कि ये जो कंस्ट्रेंट शब्द है इसका अर्थ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड कंस्ट्रेंट। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है। तो कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है? राइट, कंस्ट्रेंट का मतलब है मजबूरी। राइट, जैसे मान लो हमें कोई पर्टिकुलर लेक्चर अटेंड करने का मन नहीं हो रहा है स्कूल में या कोचिंग में या कहीं, राइट, तो लेकिन हमें 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 वो अटेंड करना है। वी आर बाउंड, वी आर कंस्ट्रेंड टू अटेंड दैट लेक्चर, राइट। तो वहां पे वो चीज आ जाती है कंस्ट्रेंट, मतलब मजबूरी के साथ कोई काम अगर आपको करना है तो उसे हम कहते हैं कंस्ट्रेंट तरीके से करना। ठीक, तो कंस्ट्रेंट मोशन का मतलब मजबूरी वाला मोशन। कैसा मोशन? मजबूरी वाला मोशन। और कंस्ट्रेंट रिलेशन का मतलब मजबूरी वाला रिलेशन, मजबूरी वाला रिलेशन। तो चलो सीखते हैं इन मजबूरी वाले मोशंस को। और अगर हम बात करें कंस्ट्रेंट मोशंस की, कंस्ट्रेंट मोशंस की तो हमारे पास कितने टाइप के कंस्ट्रेंट मोशंस हैं? कायदे से देखो हमारे पास दो टाइप के कंस्ट्रेंट होते हैं, नंबर वन स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट एंड नंबर टू इज वेज कंस्ट्रेंट। ऑलराइट तो चलो अब हम इन दोनों को बारी बारी सीखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की। किसकी? स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट की। चलो, तो स्ट्रिंग में क्या कंस्ट्रेंट है भाई, क्या मजबूरी है स्ट्रिंग के अंदर? ओके, स्ट्रिंग के अंदर हमारे क्वेश्चंस के अंदर जब तक ना कहा जाए, हम जानते हैं बखूबी हमारे क्वेश्चंस के अंदर ना रस्सी एक्सटेंड हो सकती है, ना रस्सी ढीली पड़ सकती है, और ना ही रस्सी टूट सकती है, ना ही रस्सी टूट सकती है हमारे क्वेश्चंस के अंदर जब तक ना कहा जाए। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस अलग से पूछे जाते हैं जरूर कि जिसके अंदर बिल्कुल स्पेशल तरीके से मेंशन किया जाता है कि रस्सी इस क्वेश्चन के अंदर स्लैक होने वाली है, ढीली पड़ने वाली है। ऑलराइट, या फिर कुछ ऐसे भी सवाल आते हैं जिसके अंदर रस्सी को हम कट कर देते हैं और पूछते हैं कि कट करने के तुरंत बाद एक्सीलरेशन क्या होगी। तो स्लैक होने वाले और कट करने वाले सवाल अलग से पूछे जाते हैं, लेकिन अगर मेंशन नहीं किया गया है, कुछ नहीं कहा गया है, तो हम कदापि कदापि क्वेश्चन के अंदर रस्सी को ना एक्सटेंड करवा सकते हैं, ना ढीला होता हुआ मान सकते हैं, और ना ही टूटता हुआ मान सकते हैं। ना ही रस्सी एक्सटेंड हो सकती है, ना रस्सी ढीली पड़ सकती है, और ना ही रस्सी टूट सकती है। ठीक है, तो चलो अगर ऐसी बात है तो देखते हैं रस्सी को लेकर के किस तरीके की कंस्टेंट रिलेशंस लिखी जा सकती है। तो रस्सी को लेकर क्या क्या बातें सामने आ गई? नंबर वन, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन। द लेंथ ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द मोशन। इसी चीज को अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए तो शायद हम इस तरीके से कह सकते हैं द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल इन नेचर। द स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल इन नेचर। आप कहोगे सर बात तो एक ही है। बिल्कुल सही, बात तो एक ही है, लेकिन नजरिया कहने के अंदाज थोड़े अलग है।
ऑलराइट। और हम इन दो अलग अलग अंदाजों में इसलिए कह रहे हैं बेटा क्योंकि दो अलग अलग टाइप के सवालों के अंदर हम इन दो स्टेटमेंट्स का बखूबी यूज करने जा रहे हैं। ऑलराइट, तो चलो देखते हैं ये जो पहला जो स्टेटमेंट हमने लिखा इसको हम एग्जैक्टली स्ट्रेट वे किस टाइप के क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए चलते हैं हम एक सिंपल से सवाल की ओर जिसके अंदर है तो ये सिंपल, लेकिन इसके अंदर यह जो पुली है यह पुली क्वेश्चन के अंदर मूव करेगी। इस पुली पर ही हम सीधे एक फोर्स लगा रहे हैं जिसके वजह से ये जो दोनों ब्लॉक्स है आगे की ओर खींचेंगे। सवाल ये उठता है कि क्या दोनों ब्लॉक्स की एक्सीलरेशन सेम होगी या अलग होगी। तो खैर अब तक के लेक्चर के अंदर आपको इतना तो अंदाजा हो गया होगा कि क्योंकि पुली मूविंग है इस वजह से इन दो ब्लॉक्स की एक्सीलरेशन, इन दो ब्लॉक्स की वेलोसिटीज सेम नहीं होगी। ऑलराइट, तो यहां पर हमें एक कंस्ट्रेंट अप्लाई करना पड़ेगा, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। ओके, चलो देखते हैं कैसे अप्लाई करते हैं, है ना। इसको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बतलाऊंगा जिससे कि हमारे पास एक बहुत ही प्यारा सा फॉर्मूला आएगा जो फॉर्मूला आप लोग खूब देख चुके हो, खूब जानते हो। AP इक्वल टू A1 प्लस A2/2, VP इक्वल टू V1 प्लस V2/2। कई बार आपने देखा होगा। यह जो फॉर्मूला है ये पुली फॉर्मूले के नाम से जाना जाता है, पुली फॉर्मूला। ऑलराइट, मूविंग पुली फॉर्मूला कह लो या पुली फॉर्मूला कह लो। इस पुली फॉर्मूला को कैसे हम लोग डिराइव कर सकते हैं, कैसे इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, सवाल को लेते हैं और इसके अंदर देखो बुक्स के अंदर भी डेरिवेशंस है, बिल्कुल वैसे कुछ करेंगे, बस अंदाज थोड़ा सा अलग होगा। राइट, और जो कि आप लोगों को पता है कि भाई अंदाज ही तो मैटर करता है। ऑलराइट, तो चलो देखते हैं इसको किस अंदाज में हम सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि ये जो रस्सी है बेटा, इस रस्सी पे फोकस करते हैं। ये जो रस्सी है ना, इस रस्सी ने इन दो ब्लॉक्स को कनेक्ट किया हुआ है। इन दो ब्लॉक्स की एक्सीलरेशन हमें चाहिए, इन दो ब्लॉक्स की एक तरीके से हमें वेलोसिटी हमें चाहिए या एक्सीलरेशन हमें चाहिए। तो इन दो ब्लॉक्स को किस चीज ने लिंक कर रखा है, रस्सी ने। तो रस्सी की क्या खास बात है, उसकी लेंथ कांस्टेंट है, बस उसी चीज पे फोकस करो, बिल्कुल उसी चीज पे फोकस करो। और सारा सारा फोकस रस्सी पे लाते हुए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं कि क्या करेंगे कि इसकी लेंथ, टोटल लेंथ को कांस्टेंट बताएंगे। और इसकी टोटल लेंथ को अगर हम चाहें तो दो या फिर आप यूं कह सकते हो कि तीन हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। ऑलराइट, एक हिस्सा ये रहा, दूसरा हिस्सा ये रहा। और अगर आप चाहो, यूजुअली बाद में जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन क्योंकि पहली बार मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, तो ये जो हिस्सा जो कि पुली के साथ लिपटा हुआ है, इसको भी हम कंसीडर करते हैं और इसे हम तीसरा हिस्सा मान सकते हैं। ठीक है, तो एक ही रस्सी है बेटा, लेकिन इसके हमने तीन अलग अलग छोटे छोटे हिस्से कर दिए हैं। ठीक, अब सवाल उठता है कि इन हिस्सों को हम क्या नाम दे, क्या सिंबल दे। तो यूजुअली तमाम बुक्स के अंदर, और जाहिर सी बात है इस वजह से तमाम लेक्चर्स, तमाम क्लासेस, तमाम वीडियोस के अंदर इन्हें हम L1 L2 लेके चलते हैं। लेकिन नहीं, यहां पर हम L1 L2 लेके नहीं चलेंगे, यहां पर हम इन्हें X1 और X2 लेके चलेंगे। ऑलराइट बेटा, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना, ये मात्र हमारे लिए लेंथ नहीं है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग नहीं है ना। इसे हम लेंथ के रूप में कंसीडर नहीं करेंगे, इसे हम कंसीडर करेंगे एज द सेपरेशन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड द पुली। सो x1 इज द सेपरेशन बिटवीन ब्लॉक A एंड द पुली। बिल्कुल उसी तरीके से x2 विल बी द सेपरेशन बिटवीन दिस ब्लॉक B एंड द पुली। ठीक है बेटा, तो ये लेंथ नहीं है हमारे पास, ये क्या है, सेपरेशन। ये क्या है, सेपरेशन बिटवीन ब्लॉक एंड द पुली। ऑलराइट, और ये जो छोटी सी लेंथ जो कि पुली के साथ लिपटी हुई है, इसे आप चाहो तो स्मॉल एल कह सकते हो, बुरा नहीं मानेगा। ठीक है, इसको आप स्मॉल एल कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, या एक्स कह लो, आपकी मर्जी, हम इसको स्मॉल एल कह देते हैं। बरोबर, तो अगर हम इसको x1 x2 L ऐसा लेकर चलते हैं, साइड में ये लिख कर भी रखेंगे बेटा, क्यों, क्योंकि यही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हर पल याद रखना कि ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ये लेंथ नहीं है, ये सेपरेशन है। इसको अब सेपरेशन की नजर से देखेंगे तभी हम इसको और बेहतरीन तरीके से वर्कआउट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहां पे लिख लेते हैं x1 क्या है, सेपरेशन बिटवीन ब्लॉक A एंड द पुली। और दूसरा x2 क्या है, x2 इज द सेपरेशन बिटवीन ब्लॉक B एंड द पुली। दैट्स इट। क्योंकि अल्टीमेटली आपको ध्यान होगा, जो बच्चे कर रखे हैं बुक्स के अंदर, अल्टीमेटली बाद में जाके जब हम इसे डिफरेंशिएट करते हैं, मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जो ऑलरेडी
इस कंस्ट्रेंट मोशन को कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं किसी किताब में या किसी क्लास में, उनके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आपको ध्यान होगा बेटा वहाँ पे L1 L2 लेके चलते हैं और dl1 अपॉन dl2 कर देते हैं, तो कई बार हमें कंफ्यूजन आता है कि भाई स्मॉल l जो लेंथ है वो तो कांस्टेंट होता है, तो उसका डिफरेंशिएशन तो जीरो होना चाहिए, तो फिर यहाँ पे जीरो ना हो कि कुछ और क्यों लिख रहे हैं, है ना। तो वही कंफ्यूजन पूरे प्रोसेस के दौरान हमारा पीछा करता रहता है, तो उस कंफ्यूजन को हम यहीं खत्म करते हैं। हम L1 अर्थात लेंथ के रूप में कंसिडर न करके हम इसे x1 x2 अर्थात सेपरेशन के रूप में कंसिडर करते हैं, तो आपको समझने में, आपको वर्कआउट करने में दिक्कत नहीं होगी कि dx1 अपॉन dt ये जीरो नहीं होगा क्योंकि ये लेंथ नहीं है जी, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, x1 और x2 लेके चल रहे हैं, फाइन। अब क्योंकि x1 x2 ले चुके हैं, अब हम इस पूरे रस्सी की लेंथ को, क्योंकि इसकी लेंथ बिल्कुल कांस्टेंट है, तो शायद हम इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि x1 प्लस x2 प्लस ये जो छोटी सी लेंथ है, ये टोटल मिला के जो भी कुछ है दैट विल बी इक्वल टू कैपिटल L। तो हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस स्मॉल l बराबर कैपिटल L, टोटल लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, जो कि अपने आप में बिल्कुल कांस्टेंट है बिल्कुल कांस्टेंट है, बिल्कुल परफेक्ट। तो पहला रिलेशन हमारे सामने आ चुका है। अगला जो काम हमें करना है वो ये है कि हमें इस रिलेशन को सीधे सीधे टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है। ऑलराइट, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना है, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, dx1 अपॉन dt प्लस dx2 अपॉन dt प्लस dl अपॉन dt। ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि ये आपको मालूम है जो भी कुछ हो ये जो स्मॉल l है ये कांस्टेंट रहेगा, राइट ये मैं अभी थोड़ी देर में फिर इसको एक्सप्लेन करूंगा। इक्वल टू ये जो dl अपॉन dt, डी कैपिटल L अपॉन dt, ये तो निश्चित रूप से जीरो होगा, तो ये दोनों टर्म जीरो हो गए, तो अल्टीमेटली क्या आया हमारे पास, dx1 अपॉन dt प्लस dx2 अपॉन dt इक्वल टू जीरो। अब ध्यान से देखें कि भाई इस पूरे प्रोसेस के अंदर होगा क्या। जैसे ही आप पुली पे फोर्स लगाओगे पुली आगे बढ़ेगा, और क्योंकि रस्सी से बंधे हुए हैं तो रस्सी के थ्रू जो टेंशन लगेगा इन दोनों ब्लॉक्स पे, उनके वजह से ये दोनों ब्लॉक्स भी आगे की ओर बढ़ेंगे। लेकिन इस पूरे प्रोसेस के दौरान साफ बात यह है कि ये जो रस्सी है ये इस पुली के ऊपर से सरकेगी, स्लिप करेगी, और क्योंकि स्लिप करेगी तो ये जो दोनों हिस्से हैं इनकी लंबाई निश्चित रूप से बदलेगी, एक हिस्सा बढ़ेगा तो दूसरा हिस्सा छोटा होगा क्योंकि टोटल लेंथ तो कांस्टेंट है। तो फिर बात ये आ गई कि पूरे प्रोसेस के अंदर ये चीज कंफर्म है कि एक हिस्सा बढ़ेगा दूसरा हिस्सा कम होगा, लेकिन ये जो स्मॉल l है बेटा, जितनी लंबाई पुली पर लिपटी हुई है वो तो कांस्टेंट रहेगी, यानी स्मॉल l बेखौफ होकर आप कह सकते हो इट विल रिमेन कांस्टेंट, यस। और तभी हमने शायद इसकी डिफरेंशिएशन को सीधे सीधे क्या कह दिया, जीरो ऑलराइट, तो ये हमारे लिए जीरो हो गया, dl अपॉन dt कैपिटल L भी कांस्टेंट है तो वो भी जीरो हो गया, बाकी x1 x2 जो है वो चेंज हो रहे हैं, तो उनको हमने कुछ इस तरीके से डिफरेंशिएट करके रख दिया। ऑलराइट, तो भाई रिलेशन हमारे पास आया dx1 अपॉन dt प्लस dx2 अपॉन dt बराबर जीरो। अब क्या करना है, असली कहानी तो देखो यहाँ पे है, यहाँ पर है, यहाँ पर एक प्लस माइनस का एक पंगा आने वाला है और आप सबको पता है कि फिजिक्स की जो सबसे बड़ी बीमारी होती है बेटा वो क्या होती है, यस, प्लस और माइनस साइन। बस एक प्लस और माइनस साइन में आप गड़बड़ी कर दो, आपकी सारी मेहनत बह जाएगी। ऑलराइट, छोटी सी एक मिस्टेक ही काफी होती है पूरी मेहनत पे पानी फेर देने के लिए, ठीक है। तो हम छोटे से भी चीज को इग्नोर नहीं करेंगे, और क्योंकि ये बेहद इंपॉर्टेंट चीज है तो इस पे बहुत ही सीरियसली ध्यान देंगे हम लोग, ठीक। देखो होगा क्या कि निश्चित रूप से यहां पर x1 x2 के अंदर एक तो बढ़ेगा दूसरा कम होगा, दोनों बढ़ नहीं सकता, अगर दोनों बढ़ेगा तो रस्सी लंबी हो जाएगी जो नहीं हो सकती, दोनों घट नहीं सकती क्योंकि दोनों घटेगी तो रस्सी ढीली पड़ जाएगी जो नहीं हो सकती, इसका मतलब कंफर्म एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। अब क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं पता, a1 a2 और ये AP मान लेते हैं हम लोग, कुछ नहीं पता, सारे वेरिएबल्स है तो हमें मालूम ही नहीं कौन सा बढ़ रहा है कौन सा घट रहा है, एवरीथिंग इज अननोन ओवर हियर। तो ऐसे केसेस में आपके पास एक लिबर्टी आ जाती है कि आप अपने मर्जी से एक को बढ़ता हुआ मान लो दूसरे को घटता हुआ मान लो। चलो हम लोग x1 को बढ़ता हुआ मान लेते हैं और x2 को घटता हुआ मान लेते हैं, ठीक। तो लेट्स से x1 हमारा बढ़ रहा है और x2 हमारा कम हो रहा है, तो ऐसे केस में जब x1 बढ़ रहा होगा तो उसके बढ़ने की जो रेट होगी निश्चित रूप से पॉजिटिव होगी, ये आपको पता है, और क्योंकि x2 घट रही होगी तो उसकी रेट हमें नेगेटिव लेनी पड़ेगी, अर्थात ये जो क्वांटिटी है ये अपने आप में कैसी क्वांटिटी है, यस, ये अपने आप में एक नेगेटिव क्वांटिटी है। तो जब भी आप लिखोगे ध्यान ये रखना होगा कि इसको लिखते समय आपको एक नेगेटिव साइन यूज करना ही पड़ेगा, या तो आप यहां पे यूज कर लो
या फिर आप बाद में जब dx2 अपॉन dt की वैल्यू उतारोगे, जब वैल्यू लिखोगे, उस वक्त ध्यान से, बड़े ध्यान से आपको माइनस साइन यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, जो कि मैंने ऑब्जर्व किया कई केसेस के अंदर, 95% केसेस के अंदर बच्चे गड़बड़ करते हैं। बच्चे गड़बड़ करते हैं, आप भी गड़बड़ कर सकते हो। इसलिए बेटर ये रहेगा कि आप इसी स्टेप पे चुपके से क्या करो, यहां पर एक नेगेटिव साइन लगा दो। काहे? क्योंकि एक बढ़ रहा है, दूसरा घट रहा है, तो यहीं पर हम एक नेगेटिव साइन लगा के चलते हैं। तो ये रिलेशन अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगी कि dx1 अपॉन dt माइनस dx2 अपॉन dt बराबर 0। ऑलराइट, तो एक को हम पॉजिटिव ले लेते, दूसरे को हम नेगेटिव ले लेते, तो फाइनल रिलेशन ये आ गया dx1 अपॉन dt माइनस dx2 अपॉन dt बराबर 0। अब आगे की कहानी आगे की कहानी तो और इंटरेस्टिंग है बेटा, आगे की कहानी तो और इंटरेस्टिंग है। देखो, हमने सवाल ऐसा लिया है जिसके अंदर इसी सवाल से आप बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस करना सीख जाओ। लोग बाग मैंने देखा है एटूड मशीन में भी कंस्टेंट मोशन की चर्चा करते हैं, वहां पे कंस्टेंट मोशन की चर्चा की जरूरत ही नहीं है। हालांकि कंस्टेंट तो है, लेकिन कंस्टेंट मोशन को अप्लाई करने की कौन आवश्यकता एटूड मशीन में या इस टाइप के कोई सिंपल से क्वेश्चन में नहीं पड़ती। ठीक है, इसलिए जहां पे जिस टाइप के क्वेश्चन के अंदर इसकी आवश्यकता पड़ेगी, उसी टाइप के क्वेश्चन के अंदर हम इसको सीखेंगे और आगे चल के अप्लाई करेंगे। तो बात क्या आ गई, आपको कहां पे यूज करना पड़ेगा? निश्चित रूप से जहां पर मूविंग पुलिस आएगी, जहां पे मूविंग पुलिस आएगी बेटा, निश्चित रूप से आपको ये अप्लाई करना पड़ेगा। ऑलराइट, चलो, तो बात ये आ गई कि अब हमारे पास जो इक्वेशन है dx1 अपॉन dt माइनस dx2 अपॉन dt इक्वल टू 0, इसको आगे कैसे बढ़ाएं? इसको आगे कैसे बढ़ाएं? तो सर्वप्रथम ये जो dx1 अपॉन dt है, इसको पहचानो। dx1 अपॉन dt है, इसको पहचानो। ये क्या है? यस, दिस इज द रेट एट विच सेपरेशन बिटवीन A एंड पुली इज इंक्रीजिंग विद टाइम। राइट, तो यहां पर हमें dx1 अपॉन dt के स्थान पे साफ साफ ईमानदारी से ये लिख देना है, ईमानदारी से साफ साफ ये लिख देना है कि किस रेट पर इनके बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है, ब्लॉक और पुली के बीच का सेपरेशन बढ़ रहा है। और दो बॉडीज के बीच का जो सेपरेशन है बेटा, उसके बढ़ने की जो रेट है, बड़े ध्यान से सुनना, दो बॉडीज के बीच के सेपरेशन के बढ़ने की जो रेट है, उसे आप क्या कहोगे? नहीं मालूम? नहीं मालूम ना, चलो मैं बता देता हूं। दो बॉडीज के बीच के सेपरेशन के बढ़ने की जो रेट है, उसे आप कह सकते हो उनकी वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या कह सकते हो? यस, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। इसका मतलब dx1 अपॉन dt के स्थान पर ईमानदारी से हमें क्या लिख लेना होगा बेटा? इस ब्लॉक और पुली के बीच की वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। अब आपको याद होगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आपने रिलेटिव मोशन में सीखा था। रिलेटिव मोशन में सीखा था कि दो बॉडीज अगर है, एक ए और दूसरी बी, एक v1 से जा रहा है, दूसरा v2 से जा रहा है, तो उनके बीच का वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो है वो क्या लिखते हैं? या तो v1 माइनस v2 या तो v2 माइनस v1, क्या लिखें? या v1 प्लस v2। तो आपको लिखना है बेटा v2 माइनस v1। इसको मैं अलग से किसी लेक्चर में कवर करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपको बस इस लेक्चर के अंदर इतना ही बताऊंगा कि जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा इनके बीच का, ये v1 माइनस v2 नहीं होगा, वो तो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा। ऑलराइट, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगा? v2 माइनस v1। जिन स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम आ रही है अभी, तो वो कमेंट में मेरे से पूछ सकते हैं, या तो पर्सनली, या तो मैं एक लेक्चर, एक वीडियो बना के उनके लिए मैं डाल सकता हूं, जिससे कि आप सीख पाओगे कि दो बॉडीज के बीच का वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखते कैसे हैं और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कैसे लिखते हैं, है ना। अगर देखो वैल्यूज पता है तब तो आसान हो जाता है, इसकी 5 है, इसकी 2 है, इसकी 2 है, इसकी 8 है, तब तो आसान हो जाता है बताना। लेकिन जब वेरिएबल में होता है ना बेटा, v1 v2, तब बताना बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो ऐसे केसेस के लिए अभी के लिए बस ध्यान रखेंगे कि जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होएगा दैट विल बी v2 माइनस v1। तो यहाँ पे अगर हम ब्लॉक और पुली के बीच में देखें, तो वो जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा क्या होगा बेटा? vp माइनस v1। vp माइनस v1, v1 माइनस vp मत लिख देना, वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो vp माइनस v1, ये पहला जो चीज है ब्रैकेट के अंदर हमने ईमानदारी से लिख लिया, पहली चीज। ओके, दूसरी चीज,
अब आगे अगर हम बढ़े तो हमारे सामने दिख रहा है डी एक्स टू अपॉन डी टी। पहले ही हमने माइनस लगा लिया, वो बीमारी हमने पहले ही खत्म कर दी। बाद में छूट जावे उससे अच्छा है पहले ही खत्म कर दो उसको, तो माइनस साइन तो हमने पहले ही लगा दिया। अब ब्रैकेट के अंदर ईमानदारी से लिखेंगे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच फॉर दिस टू बॉडीज। एक तो ब्लॉक बी है, दूसरा पुली है, इनके बीच का जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, यस आपको मालूम पड़ चुका है कि ये v2 माइनस वीपी होगा, क्योंकि हम यहां पर हमने मान रखा है कि द सेपरेशन बिटवीन दिस टू यानी कि जो x2 है उसे हमने घटता हुआ माना, यानी इनके बीच के सेपरेशन को घटता हुआ माना, अर्थात इनको अप्रोच होता हुआ माना गया। इनके बीच की सेपरेशन घट रही है यानी कि अप्रोच कर रहा है, और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या हो जाएगा इनका v2 माइनस वीपी, v2 माइनस वीपी। ऑलराइट, तो कुल मिला के हमने क्या लिख लिया, vp माइनस v1 माइनस v2 माइनस vp बराबर 0। ध्यान दे, एक वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, दूसरा वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का है, क्योंकि हमने एक को बढ़ता हुआ माना, दूसरे को घटता हुआ माना, यानी पहले ही हमने एक को सेपरेट होता हुआ माना एक केस में, और दूसरे केस में इनको अप्रोच होता हुआ माना है। तो नेचुरल सी बात है, जाहिर सी बात है कि एक केस में हमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखना है, दूसरे केस में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच लिखना है। ये जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है, ये कहां की बीमारी है रिलेटिव मोशन की। तो रिलेटिव मोशन के अंदर वो आपको सीखना पड़ेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर कुछ बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही है, इंडिविजुअली मेरे से वो कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उनको या तो इंडिविजुअली करवा दूंगा, मुझे टाइम हुआ तो अलग से करवा दूंगा, या फिर सबके लिए अगर ज्यादा स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो छोटी सी एक वीडियो मैं बना दूंगा, उससे आप सब सीख जाओगे कि किस तरीके से ऐसे केसेस में जब वेरिएबल वाला केस होता है तो हमें क्या करना होता है, हमें वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन लिखना हो, कैसे लिखना होता है वो मैं आपको सिखा दूंगा, बहुत सिंपल है। ठीक, तो यहां तक तो हमने ये इक्वेशन अच्छे से लिख लिया बेटा। ऑलराइट, चलो, तो अब इक्वल टू जीरो ये जो इक्वेशन है, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो अल्टीमेटली क्या निकल के आता है, जरा देखो, इसको सॉल्व करो, इधर उधर करो, तो देखो क्या निकल के आता है, क्या निकल के आता है, कहीं ये निकल के आएगा, यस वीपी बराबर v1 प्लस v2 बाई टू, ये रिलेशन निकल के आता है, वीपी बराबर v1 प्लस v2 बाई टू, एंड दिस इज नथिंग बट द फेमस पुली फॉर्मूला, जिसको कि हम बखूबी यूज करेंगे उन तमाम क्वेश्चंस में यूज किया करेंगे जहां पर पुली मूव कर रही हो। राइट, ये इक्वेशन एक और चीज बता दूं खास तौर पे बेटा, ये इक्वेशन आप सिर्फ उन टाइप के क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई करना जिस टाइप के क्वेश्चन के अंदर ये एक सिंगल पुली मूविंग हो और ये दो ब्लॉक हो, और जो रस्सी है बिल्कुल पैरेलल हो आपस में, ध्यान से देखें ये पैरेलल हो। अगर रस्सी किसी एंगल पे है, एक हिस्सा सीधे और दूसरा हिस्सा अगर किसी एंगल पे, तो इस फॉर्मूले का आप सीधे सीधे यूज नहीं कर पाओगे, थोड़ी दिक्कत आएगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन का, इस फॉर्मूले का यूज आपको सिर्फ कहां पे करना है, जहां पे रस्सी, जो दोनों हिस्से रस्सियों के वो बिल्कुल आपस में पैरेलल हो। तमाम ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। अब लिफ्ट में कोई एटूड मशीन लगा दो, उसके अंदर ये फॉर्मूला खूब यूज होगा, क्यों, क्योंकि लिफ्ट मूव करेगी तो जाहिर सी बात है पुली भी तो मूव करेगी ना, तो वहां पर बिल्कुल इसी तरीके से मूविंग पुली का ये फॉर्मूला बखूबी यूज हो जाएगा, वहां पर AP इक्वल टू या VP इक्वल टू V1 प्लस V2 बाई टू आप अप्लाई करके आंसर